करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री, या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे निकल जाता है, ईएमएफ लीड्स करंट बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। वेलकम बच्चों, and we are back again with the next lecture. This is going to be our lecture number 18 from the unit of EMI and AC, and the chapter we are doing is AC, alternating current. और जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं that is alternating current flowing through purely inductive circuit, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो, सिर्फ एक कॉइल लगी हो और कुछ भी ना हो। उस सर्किट में जब एसी फ्लो करता है तो ईएमएफ और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशन रहता है, किस तरीके से ईएमएफ अप्लाई करने के बाद करंट प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फ्लो कर पाता है, क्योंकि इंडक्टर तो करंट के रेट ऑफ चेंज को रोकता है ना अपने थ्रू। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। एंड व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट अकरिंग इन इट। याद है ना आपको, हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक्स में ये चीज पढ़ी थी। तो अगर एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हो, इंडक्टर मतलब आप एक कॉइल समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल, एक इंडक्टर कॉइल लगी हो तो किस तरीके से एसी फ्लो करता है सीखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा होगा। तो इंडक्टर के लिए सिंबल आप बनाएंगे इसी तरीके से। सपोज दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्टर एंड द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज L, और इस इंडक्टर के अक्रॉस हमने लगा दिया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ whose instantaneous value is given by E is equals to E naught sin omega t। और मान लो एट अ गिवन टाइम t द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज I। अब इस I की क्या इक्वेशन होगी, अगर वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जब करंट प्योरली इंडक्टिव सर्किट से फ्लो करता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या फेज रिलेशनशिप होती है, किस तरीके से वो फ्लो कर रहा होता है। So we have an inductor of inductance L connected across alternating source of EMF E is equals to E naught sin omega t, equation number 1. Okay. So at any instant, आपको याद है ना कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, तो एट एनी इंस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस इट इज L di by dt, L di by dt। ओके, और ये आता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, L di by dt। और याद रखो पैरेलल, दीज टू ब्रांचेस आर पैरेलल। पैरेलल ब्रांचेस में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम अगर रहेगा तो जितना ईएमएफ इस ब्रांच में है उतना ही ईएमएफ इस ब्रांच में होगा। सो द ईएमएफ across this branch is L di by dt and across this branch is E. So we can say that from this circuit for the given circuit L di by dt. Okay. अब मेरे को पता करना है कि what is going to be the equation for I, तो उसके लिए मैं di को यहां पर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लूंगा। देखो ध्यान से, this equation can be written as L di is equals to E dt, dt को इधर ले आओ, and then finally it can be written for di is equals to E upon L dt, और E की जगह पर I can write E naught sin omega t from equation number 1। So di is equals to E naught sin omega t, E की वैल्यू आ गई,
dt upon L upon L. Now I can integrate this equation to find out the value for I at a given time t. Integrating, सो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे इधर, और ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे इधर. डी आई का इंटीग्रेशन सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी आई ओनली. इधर ई नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट है, दे कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल. ओके, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब आपको सिर्फ ये सोचना है, साइन ओमेगा टी डी टी. तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये रूल आप याद रखो हमेशा. अगर कहीं लिखा है साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स, लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, कॉस ए एक्स बाय ए. तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रेशन इसका क्या होने वाला है, चेक करते हैं. I is equals to E नोट बाय L. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस यहां लिख लेता हूं, कॉस ओमेगा टी, टी का कोएफिशिएंट ओमेगा वो यहां आ जाएगा ओमेगा लाइक दिस, जैसे यहां पर आया देखो, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट ए नीचे आया. बिल्कुल यही रूल लगा दिया यहां पर भी. सो नाउ द इक्वेशन फॉर I इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, आगे कॉस ओमेगा टी है, नीचे ओमेगा एल. अब याद करो आप, करंट की इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. क्या चीज है यहां पर देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर होता है इक्वेशंस में, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स होता है इक्वेशंस में, उनको ध्यान से देखो ध्यान से. उससे पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. उससे पहले जो चीज लिखी होती है वो होती है पीक वैल्यू. पीक वैल्यू कंपेयर करो, यहां पर ई नोट बाय ओमेगा एल लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से पहले, ई नोट बाय ओमेगा एल. तो ई नोट बाय ओमेगा एल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन करंट की है, दिस शुड बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट. ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी. अब पीक वैल्यू ऑफ करंट, ऊपर तो ईएमएफ लिखा है, अगर ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है तो करंट इज ऑलवेज गिवन बाय EMF अपॉन रेजिस्टेंस. डायमेंशनली करंट हमेशा यही होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस. अगर ऊपर EMF लिखा है तो नीचे रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगा, तभी करंट डायमेंशनली अपनी इक्वेशन बना पाएगा. ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपने कहीं लिखा है, आई एम राइटिंग इट वंस अगेन, अगर आपने कहीं लिखा है करंट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन, नीचे पता नहीं क्या है. अब सोचो कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करंट के लिए होनी है तो करंट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन, नीचे 100% रेजिस्टेंस ही होगा ना. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सोचो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V अपॉन, नीचे क्या होगा सोचो आप, रेजिस्टेंस ही होगा ना नीचे. तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, डायमेंशनली अगर कहीं लिखा है करंट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन समथिंग, वो समथिंग क्या होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ओनली. वही चीज यहां पर है. ये करंट की पीक वैल्यू है, ये EMF की पीक वैल्यू है. नीचे जो ये लिखा है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ओनली. ये रेजिस्टेंस ही होगा डायमेंशनली. इस ओमेगा एल को हम एक सिंबल देंगे यहां पर XL, ये इंपॉर्टेंट है, XL. नीचे बताएंगे हमने XL किसकी जगह लिखा है, वेयर XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल. किसके डायमेंशन है ये, रेजिस्टेंस के. नीचे हमेशा रेजिस्टेंस होना है, नीचे हमेशा रेजिस्टेंस होना है यहां पर. दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ओनली. तो वेयर XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल हैज
got dimensions of resistance and it is known as, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, आगे से याद रखिए, बहुत जरूरी है ये टर्म याद करना आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी डायमेंशंस वही हैं जो रेजिस्टेंस की होती है। तो यूनिट क्या होगी XL की? ओम, रेजिस्टेंस वाली ही यूनिट होगी। तो SI यूनिट फॉर XL इज ओम ओनली, OHM, ओम। तो XL डिफाइन हो गया। नाउ पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब यहां से आगे फर्दर we can write it as I is equals to E naught upon XL, EMF की peak value upon resistance, peak value of EMF upon resistance is going to be peak value of current only। तो यहां पर करंट आ जाएगा, नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है, माइनस I naught cos ओमेगा टी। क्या मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं? अभी करंट की इक्वेशन तो आ गई है, I is equals to माइनस I naught cos ओमेगा टी। अभी नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज यहां पर साइन लिखा है, यहां पर कॉस लिखा है। आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि करंट की इक्वेशन को अगर ईएमएफ की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स दोनों जगह सेम हो। यहां पर साइन है तो वहां पर भी साइन हो, या उधर कॉस है तो आप इसे कॉस बना लो। बट मैं इक्वेशन नंबर वन को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो मेरे पास आएगी उसी को साइन में लेकर आऊंगा, और इसको साइन में लेकर आने के लिए आई विल मेकिंग यूज ऑफ द फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनका यूज हम लोग करने वाले हैं। तो उनका यूज अगर हम करेंगे तो आई विल सी दैट कि I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं π/2, ये मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन sin omega t minus π/2 and this is going to be the final equation। ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है, this is the final equation। I is equals to I naught sin omega t minus π/2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 2, 1 को 2 के साथ कंपेयर कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर दोनों जगह सेम है, साइन साइन। नाउ आई कैन से दैट इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो पीछे कौन रह गया? ओमेगा टी माइनस, माइनस मतलब पीछे रह गया, बाय अ फेज ऑफ π/2, बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। इट मींस जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है थ्रू अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हो, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री, या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे निकल जाता है, ईएमएफ लीड्स करंट बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 बोला जा सकता है, π/2 रेडियन। तो ये रिजल्ट मुझे मिला है, ये रिजल्ट हम लिखेंगे अब आगे। रिजल्ट व्हेन alternating current flows through purely inductive circuit, आप कह सकते हो करंट के लिए या तो करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री, या ईएमएफ के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ईएमएफ लीड्स करंट, ईएमएफ करंट से आगे रहेगा बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। इसके लिए आप बनाओगे एक ग्राफ, वी विल हैव अ ग्राफ। ग्राफ कैसा दिखेगा चलो उसको भी देख लेते हैं। ग्राफ, इस रिजल्ट को ग्राफ पर दिखाना है,
जैसा ग्राफ आपने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था। पहले हम ग्राफ बनाएंगे ईएमएफ के लिए, जो रिप्रेजेंट होता है साइन इक्वेशन से। तो साइन इक्वेशन का ग्राफ फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई, दिस इज द नेक्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। साइन का ग्राफ, कंप्लीट टाइम पीरियड टी, यहां पर टाइम होगा t/2, यहां पर t/2। तो इधर हमने प्लॉट कर दिया है अभी ईएमएफ को, दिस इज ओरिजिन, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑन द इन द अदर डायरेक्शन। अब यहीं पर आप बनाओगे ग्राफ आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के लिए। अगर आप इस ग्राफ को यहां से सोचते रहोगे तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसको अगर एक स्टेप ऊपर जाके देखो, ये वाली इक्वेशन, तो cos ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन, मतलब माइनस cos ओमेगा टी को ही तो आपने साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिखा है। तो मैं यहां से अगर सोचूं ग्राफ के बारे में, तो मुझे दिख रहा है कि ग्राफ बनेगा cos वाला, लेकिन cos का नेगेटिव। अब cos का नेगेटिव ग्राफ कैसा होता है बच्चों? cos का ग्राफ होता है ये, तो इसका नेगेटिव करना है। नेगेटिव का मतलब इस ग्राफ को ऐसे पलट दो, ये जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो cos का नेगेटिव ग्राफ होगा ये ग्राफ हम बनाएंगे। अब यहां पर करंट की पीक वैल्यूज मान लो यहां पर आएंगी। ये डॉटेड लाइंस हम इसलिए ड्रॉ करते हैं सो दैट हमारे ग्राफ अच्छे बन जाएं, ढंग से बन जाएं, थोड़ा देखने में ठीक लगे एग्जामिनर को, कॉपी चेक करता है जो। तो नेगेटिव ऑफ द cos, ये वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से पास होगा, फिर यहां से और फिर यहां तक जाएगा। ये ग्राफ है करंट के लिए, I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन, I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 एंड दिस ग्राफ इज फॉर EMF, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो ग्राफ से क्लियर है। अच्छा, यहां पर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है प्लस आई नोट एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ से क्लियर है कि ईएमएफ जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है उस टाइम करंट जीरो ही रहता है। ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचकर अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट भी कर लेता है, लेकिन करंट अब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। तो देखो 90 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है ना, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाता है। एक डायरेक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो आप चेक करो कि जब करंट मैक्सिमम होता है तब तक ये मैक्सिमम होकर वापस जीरो हो चुका होता है, या कह लो कि जब ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो करंट जीरो रहता है, मतलब करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है अभी फेज में, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है अभी फेज में। इसको आप ऐसा समझो, यहां पहले इसको देखो, ईएमएफ का हाफ साइकिल यहां, करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर है, तो करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल ईएमएफ के पॉजिटिव हाफ साइकिल से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल अब हुआ है कंप्लीट t/2 पर, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां कंप्लीट हो रहा है, बाद में कंप्लीट हो रहा है। तो इट मींस करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट पीछे चल रहा है। कितना? बाय अ फेज ऑफ 90, क्योंकि ये हर एक पार्ट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, अगर आप इस एक्सिस को फेज एंगल वाली एक्सिस मान लें तो, ठीक है।
ग्राफ हो गया, ग्राफ के साथ साथ हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम चलो नीचे बना देंगे, है जगह इतनी के हम फेजर डायग्राम बना लें। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जहां पर आप ईएमएफ और करंट दोनों को शो करेंगे विद प्रॉपर फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी, यहां पर ओरिजिन है, ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एरो की लेंथ पीक वैल्यू बताएगी ई नोट, और ये एंगल है फेज एंगल ऑफ ईएमएफ दैट इज ओमेगा टी। तो ये तो फेजर डायग्राम हो गया अभी ईएमएफ का, इसी पे करंट का शो करना है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो करंट का फेज ईएमएफ के फेज से, ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी से 90 डिग्री माइनस, माइनस मतलब पीछे है, पीछे मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ता है। तो यहां से 90 डिग्री पीछे आ जाओ, यहां से 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे आओगे तो इस तरह से, ऐसे लाइक दिस, ऐसे आप करंट को बनाओगे। दिस इज आई नॉट, देखो ध्यान से, इट इज 90 डिग्री एंगल, पाई बाय 2। तो ओमेगा टी में से पाई बाय 2 माइनस करा तो आपको फेजर मिला करंट का, और एरो की लेंथ विल शो यू द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो मैंने लिख दिया यहां पर आई नॉट। ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम। तो यहां इस टॉपिक से अभी तक हमने क्या सीखा, देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं। एक तो सबसे पहले एक्सएल, कि एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। यहां से एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसके डायमेंशन वही होते हैं जो रेजिस्टेंस वाले होते हैं, तो इसकी यूनिट वही होगी जो रेजिस्टेंस की होती है, दैट इज ओम। एंड सेकेंडली करंट की इक्वेशन माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, जिससे आपने ग्राफ बनाया और इस इक्वेशन को कैसे साइन के टर्म्स में लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन 2 को ही कंपेयर करके इक्वेशन 1 के साथ आप फेज डिफरेंस बता सकते हो। मेनली हमें यहां से फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में वो कैलकुलेट करके उस रिजल्ट को याद रखना है। सो द रिजल्ट इज दैट कि जब भी करंट फ्लो करेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट से, वो ईएमएफ से पीछे रह जाता है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री, बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, एंड दिस कैन बी शोन इन द ग्राफ बाय दिस ग्राफ एंड बाय दिस फेजर डायग्राम। यही रिजल्ट आप ग्राफ से और यही रिजल्ट आप फेजर डायग्राम से भी शो कर सकते हो कि किस तरीके से ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे करंट है या ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे करंट है। ओके, सो दिस इज द लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर की यही कहानी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे कहीं भी इंडक्टर यूज होगा तो इंडक्टर के बेसिक्स बच्चों ये ही हैं। एक चीज़ आपको इंडक्टर का इंडक्टेंस बताई थी ईएमआई में, लास्ट लेक्चर में, ईएमआई का जो लास्ट लेक्चर था, आई थिंक दैट वाज द लेक्चर नंबर 11, कि व्हाट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एल। लेकिन आज आपने क्या सीखा कि इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस। देखो इसके डायमेंशन है ना रेजिस्टेंस वाले, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस इज एक्सएल। इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, लेकिन इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो एक्सएल है, और एक्सएल डिपेंड करता है ओमेगा एल पर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक्सएल डिपेंड करता है ओमेगा एल पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। तो अभी यहां पर वीडियो को पॉज करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, एक छोटा सा ग्राफ और देना है आपको, उस ग्राफ को करते हैं और आज के लेक्चर को करेंगे फिनिश। आई होप आपने यहां तक चीजें कर ली हैं। हमें थोड़ा सा डिटेल में अगर इसके बारे में जानने को मिल जाए, व्हाट इज दिस इंडक्टिव
रिएक्टेंस, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना, इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज ओम। तो अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर लगा हो, इंडक्टेंस L का, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जिसमें आती हो, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी, तो उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो करंट रह जाएगा इस EMF से 90 डिग्री पीछे, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद यहां दिक्कत होती है कि माइनस कोस ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कैसे लिखा। वैसे तो मैंने आपको भी बताया था साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला कैसे लगा यहाँ पर, चलो वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ कोस थीटा के साथ माइनस लिखा है, तो लगा लो ना यहाँ माइनस, माइनस कोस थीटा यहाँ लगाओगे तो माइनस इधर भी लगाओगे ना, माइनस यहाँ भी लग जाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, अगर माइनस अंदर चला गया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। अब आप थीटा की जगह ओमेगा टी रख कर देख लो, बस दोनों जगह, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी रखोगे तो यहाँ पर भी थीटा की जगह ओमेगा टी लिखोगे, तो माइनस कोस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकता हूँ ना, 90 को पाई बाय 2 लिख रहे हैं, 90 इज नथिंग बट इट इज पाई बाय 2, 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन। तो ऐसे ये आया रिजल्ट यहाँ से यहाँ। अब तो कोई शायद कंफ्यूजन नहीं बची आपको। ठीक है, वापस आ जाओ। तो जब ये करंट फ्लो करता है इंडक्टर के थ्रू तो ये रह जाता है 90 डिग्री पीछे फेज में। अब ये पीछे ही क्यों रहा, आप याद करो ना, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। तो जब ये करंट में होने वाले चेंज को अपोज करेगा तो करंट बाय 90 डिग्री फेज में पीछे रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसको। ये XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, XL डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये फ्रीक्वेंसी ये इस पे डिपेंड कर रहा है। एंड सेकेंड फैक्टर इज इंडक्टेंस L। अब इंडक्टेंस को तो आप कर लो कांस्टेंट, क्योंकि इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसके अंदर मटेरियल क्या है, वो तो अब चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि आपने इसको लगा दिया एक सर्किट में। ठीक है, तो ये रेडी है, L और A इसका कभी चेंज नहीं होगा, और अंदर जो मटेरियल है वो भी अब चेंज नहीं होगा। तो L तो चेंज नहीं होने वाला, ओमेगा को आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के AC पर लगाओ, या इस फ्रीक्वेंसी का इस AC का फ्रीक्वेंसी, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स का फ्रीक्वेंसी वी कैन चेंज। अगर हम चेक करें तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो मैं यहां पर एक ग्राफ बना सकता हूं XL और ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC के साथ, एंड दिस ग्राफ बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो इंडक्टेंस भी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगा। देखो आप यहाँ फॉर्मूले में ओमेगा को 0 लगा दो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगा। मींस फ्रीक्वेंसी 0 होती किसकी है, फ्रीक्वेंसी 0 किसकी होती है, एसी की तो फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं होगी। एसी तो एक ऐसा करंट है जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा उसकी तो फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं हो सकती है। फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी की, डायरेक्ट करंट की। एक ऐसा करंट जो बैटरी से आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो इट मींस अगर डीसी आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा। मतलब एक इंडक्टर डीसी को आराम से जाने देता है, वो उसके फ्लो में होने वाले चेंज को, चेंज तो है ही नहीं, अपोज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इट अपोजेज द चेंज इन द करंट थ्रू इट। तो डीसी करंट तो कांस्टेंट होता है, अगर डीसी करंट कांस्टेंट है तो उस जब वो फ्लो करेगा तो वो उसको अपोज ही नहीं करेगा। तो XL इज 0 फॉर आर डायरेक्ट करंट, क्योंकि डीसी की ओमेगा 0 होती है, याद रखना। और एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ये उसको उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा। लार्जर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी लार्जर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड। ओके, तो ये चीजें
इंपॉर्टेंट है XL के बारे में। इन चीज़ों को अगर समझ लोगे तो XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस को थोड़ा अच्छे से जान पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। आज का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आपको ये लेक्चर करने के बाद रियल में ये फील होता है कि हाँ, इस लेक्चर से हमारी नॉलेज में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बच्चों फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा फिनिश करने से पहले लाइक भी ज़रूर कर दें अगर आपने लाइक नहीं करा है, क्योंकि यही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इसी इंस्पिरेशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास आता रहे और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए जो अभी आपको करना है। और अगर आपको क्लास 12th फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल फिजिक्स सीखो पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बने रहिए इस चैनल पर और डेली अपनी वीडियोस को चेक करते रहें। अब हम मिलेंगे आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।